टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। हमारे साथ यहां मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। तो आज हुए दो मैचेस, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड वॉन बाय 5 विकेट्स और इंडिया और बांग्लादेश का। इंडिया वॉन बाय 5 रन्स। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हुई, बारिश होना शुरू हो गई, हम लोगों की उम्मीदें जाग उठी क्योंकि अपनी टीम से ज़्यादा हमें दूसरों की टीम्स पे उम्मीदें हैं। तो आज के इस एक्साइटिंग डे के बारे में आप क्या बात कहेंगे? जहांगीर, पहले आप बारिश जब हो रही थी आपकी क्या फीलिंग थी वो बताएं, फिर मैच के ऊपर आते हैं। भंगड़े शंगड़े डालना शुरू कर दिए थे, ठीक है, बट नहीं, ठीक है, बारिश अगर होती रहती तो क्या हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी मजे की बात बताऊं, तो नीचे से हम शुरू करते हैं, दूसरे मैच के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बारिश हुई, ठीक हो गया, पर मेरे ख्याल में मैच जल्दी स्टार्ट कर दिया गया। एक तो जब बारिश हुई हमने देखा कि सिर्फ पेशु कवर किया गया, बाकी सराउंडिंग एरिया कवर नहीं किया गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब मैच शुरू हुआ तो ग्राउंड में घास में पानी नजर आ रहा था, अच्छा खासा नजर आ रहा था। यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंडियन जो स्टाफ थे, कोचिंग स्टाफ थे, वो एक ब्रश लेके बाउंड्री लाइन के पास खड़े हुए थे कि ताकि जैसे कोई खिलाड़ी बॉल को फील्ड करने के लिए जाएगा तो वापसी उनके पास वो जाएगा तो उनके ब्रश से वो बूट साफ करेंगे। मतलब इस तरह का सीन हो चुका था ग्राउंड में। पहली गेंद में हमने देखा इजी डबल था, बट जब वो लिटन दास जो मेन प्लेयर थे बांग्लादेश के, वो डबल देने के लिए भागे, वो स्लिप हो गए। अच्छा, वहां उनके कलाई पे चोट लग गई। अच्छा, नेक्स्ट बॉल उसी ओवर में जो है वो दोबारा डबल का जब सीन हुआ, डबल के लिए भागे, पिच जो अपना पिच के साथ जो घास होता है वहाँ तो वैसे ही स्लिपरी होता है, बहुत ज्यादा ऊपर से पानी था, तो वो लड़खड़ा गया वहाँ पे। उसकी वजह से जो है एक बड़ी अच्छी थ्रो आई केएल राहुल की, डायरेक्ट विकेट पे लगी, और वो लड़खड़ाते ना तो वो कहीं से पहुंच जाते, तो वो खड़े रहते, तो जिस तरह से वो खड़े हुए थे तो इंडिया को खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ था उन्होंने। बहुत मार रहा था लिटन दास यार, बहुत मार रहा था। मतलब देखिए, जेन्युइन ओपनर है ना, जेन्युइन ओपनर है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खेला, परफॉर्म कर गया। इंडिया भी ये अपना बांग्लादेश यही कर रहा था कि लिटन दास को 2 या 3 नंबर पे, 3 या 4 नंबर पे उसको भेज रहे थे स्लो, जो हम हैदर अली के साथ बेसिकली कर रहे हैं, या शान मसूद के साथ हम कर रहे हैं। यार जसका जो नंबर है ना उस पर उसको टेस्ट तो करो, उस पर फील हो जाए, फिर उसके बाद देखो एक्सपेरिमेंट करना है नहीं करना है। आज ये काम बांग्लादेश ने अच्छा किया। जब उससे पहले अगर हम आ जाएं इंडिया की इनिंग्स पे, बड़ा स्लो स्टार्ट हुआ इंडिया का। जिस तरह मतलब इस क्या कहते हैं, इस टूर्नामेंट की एक रीत रवायात पड़ी हुई है कि पावर प्ले बड़ा स्लो हो रहा है, वो इसमें भी हमने देखा। पहली विकेट जब इंडिया की गिरी तो अराउंड 18 रन थे, 12-13 रन थे, 3 ओवर्स में जो है पहली विकेट इंडिया की गिर गई। अच्छा, उसके बाद आए विराट कोहली साहब। अच्छा, विराट कोहली साहब को एक एडवांटेज मिल रहा है इस टूर्नामेंट अब तक कि उनको पार्टनर अच्छे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पे उनकी जो पार्टनरशिप लगी वहाँ पे केएल राहुल के साथ, अराउंड 67 रन की पार्टनरशिप लगी, जिसमें से 42 रन केएल राहुल के थे इन जस्ट हार्डली 18 और 19 बॉल्स। अच्छा, तो जब केएल राहुल साहब आउट हुए तो उस सब पार्टनरशिप थी इनके दरमियान जो लगी हुई थी वो 67 रन की थी 37 बॉल्स पे, यानी कि 6.1 आवर्स इन दोनों ने खेले, केएल राहुल ने और कोहली ने, वो अराउंड 67 रन बनाए। यानी कि इन्होंने पर आवर जो रन रेट अपनी पार्टनरशिप का रखा वो अराउंड 10-11 का रखा। जब केएल राहुल साहब आउट हो गए तो उस दौरान आ गया द ग्रेट सूर्य कुमार यादव साहब, मिस्टर 360, वो आए तो उन्होंने फिर अपना ही स्टाइल है खेलने का। उन्होंने कोई 38 रन की पार्टनरशिप की 4 ओवर्स में, अराउंड 10 के इर्द गिर्द उन्होंने रन रेट रखा, 30 रन बनाए उन्होंने 15-16 गेंदों पे और आउट हो गए। अच्छा, इस दौरान कोहली जो है तकरीबन 30-35 बॉल्स खेल चुके थे, रन अ बॉल स्कोर था लेकिन सेट हो चुके थे। ये फायदा हो रहा है विराट कोहली को जो बाबर आजम को नहीं हो पा रहा। अगर बाबर आजम को इस तरह को साथ लेके चलने वाला मिले ना, वो साथ में बंदा हिटिंग कर रहा हो, जो हम कहते हैं हिटर हो उसके साथ, तो वो अपने आप को सेट करके लंबा स्कोर की तरफ जा सकता है। कोहली जो है 30-40 रन अ बॉल करता है, आखिर में वो हिटिंग करके अपना जो स्ट्राइक रेट है वो 160-150 के इर्द कर लेता है। ये उसको फायदा हो रहा है। अब जैसे आसपास वाले जो दोनों थे वो तकरीबन 166 के स्ट्राइक रेट से खेला है, दूसरा 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है और अच्छा खासा स्कोर करके गए। अब 3 विकेट गिर गई थी, अच्छा खासा फाउंडेशन उनको मिल गया सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद। उसके बाद उन्होंने स्कोर खींच के 184 कर दिया। चले, इंडिया की बैटिंग हो गई, ये प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट जो भी हो गए। एक जो है मिस ट्रिक हो गई, मिस ट्रिक तो नहीं कह सकते, अच्छा चाल चली थी कि एक बैट्समैन को कम करके अपना सोम्या सरकार को कम करके उन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉलर शरीफुल को खिला दिया। हालांकि लास्ट टाइम भी मैं बात कर रहा था कि यार यासिर अली नामी खिलाड़ी जो खेल रहा है ऐसा कोई काम धंधा नहीं है, ये आसिफ अली बना हुआ है लिटरली बांग्लादेश की टीम का।
आज फिर यासिर अली को खिलाया गया, ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता है, क्या करते हैं समझ नहीं आती है। सूर्य को अपना सौम्या सरकार जो है ऊपर से अच्छी बैटिंग करते हैं, उनका बल्ला चल जाता अच्छा चलता है, जरूरत पड़ने पे वो सीम अप बॉलिंग भी कर लेते हैं और हमने देखा कि उन्हें अच्छे ओवर निकाल लेते हैं, इकोनॉमिकल ओवर निकाल लेते हैं। लेकिन उनको हटा दिया गया, यासिर अली को रखा गया, तो नतीजा हमने ये देखा कि जो शरीफुल बेचारे आए थे वो सबसे ज्यादा पिट गए। ये एक मिस ट्रिक हो गई। चलें जी ठीक है, इंडिया के 184 का टारगेट दे दिया, फिर आ गई बैटिंग, बांग्लादेश की बैटिंग बहुत अच्छा है स्टार्ट। मेरे ख्याल में कि शायद ये दूसरा स्टार्ट है न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद जो मैं किसी का कोई जानदार ओपनर खेलने देखने को मिला है। यहाँ पे इंडियन बॉलिंग की पोल भी खुल गई। पोल इस तरह खुली कि गेंद जो है पड़ के अंदर बाहर नहीं हो रहा था। वो जो एक सी मूवमेंट और जो है इंजॉय कर रहे थे, स्विंग इंजॉय कर रहे थे इतने मैचों में, वो यहाँ पे नहीं थी। जब वो यहाँ पे नहीं थी पता चल गया कि लिटन दास तो बाहर निकल के मार रहे हैं, तो बिल्कुल हलवा है। बुमराह के बगैर इस बॉलिंग का ये हाल है। फिर अगर गेंद नहीं हिलती है, शुरू में अर्शदीप को जो है स्विंग नहीं मिलती है, तो ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। वैष्णव कुमार तो वैसे ही फारिग हो जाते हैं क्योंकि पेस उनके पास वैसे नहीं है कि वो रिसीव कर सकें, वो चलते ही स्विंग पर हैं, स्विंग नहीं मिल रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है। बारिश जब तक हुई 7 ओवर में 66 रन था और बांग्लादेश जीत रहा था। बारिश आ गई, ठीक है भाई। बारिश जब खत्म हुई मैच जल्दी शुरू कर दिया गया। इसको अभी तकरीबन 15-20 मिनट या तकरीबन आधा घंटा ग्राउंड को और देना चाहिए था वो सेट करने के लिए, ताकि वो अपने प्रॉपर हालत में आ जाए, डेप्थनेस थोड़ी सी कम हो जाए, एक जो फील्डर स्लिप हो रहे हैं वो ना हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या जो है जल्दी थी ऐसी कि यार मैच जल्दी शुरू करना है, क्योंकि जितने ओवर कम होते हैं ना, जितने ओवर कम होते फायदा होता बांग्लादेश को। मैं यही पूछने इसमें I'll come to this point बिल्कुल कि देखें। दूसरा बस फाइनल करता हूँ, तो काफी लंबी हो गई। दूसरा ये कि जो रिजमस साहब हैं जो अंपायर हैं वो इस मैच में भी थे। वो बांग्लादेश में सब बड़ा चल रहा है कि एक मैन ऑफ द मैच जो है जो रिजमस साहब हैं अंपायर, एक मैन ऑफ द मैच इनको भी देना चाहिए। वो यही हाल हमारे पाकिस्तानियों का था कि प्रेशर में आके जो है 9 बॉल दे दी रिजमस साहब ने और वो मैच जो है वहां से हमारे हाथ से स्लिप हो गया। वही सीन यहाँ पे हुआ कि जल्दी मैच शुरू हुआ। शाकिब ने अच्छी खासी बहस की अंपायर से उस दौरान, कि लंबी बहस हुई कि यार अभी ग्राउंड इस कंडीशन में नहीं है कि हम इसको मैच शुरू कर सकें। बट वही बात है कि लोगों की जोक पे करे कशमाला। तो अंपायर साहब थे, उनके हाथ में लाठी थी, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए थे, उन्होंने कहा मैच शुरू करो, तो शुरू कर दिया भाई। 1 2 3 पहले कर दिया उन्होंने। ये सीन हो गया। फिर हमने इसका नतीजा भुगत लिया कि वो पहले ही गिर गए, चोट लग गई, उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, उसके बाद बांग्लादेश संभल नहीं सकी। तो ये इतना सा सीन था यहाँ पे सिर्फ। देखिए इसमें जो एक इंडियन इन्फ्लुएंस है ना, ये आज क्लियरली नजर आया कि जब पहले जैसे जहांगीर ने बोला कि ग्राउंड पूरा कवर नहीं किया, और जैसे ही ड्रिजल की तरफ बात आई तो उसी वक्त सिर्फ पिच का कवर था और चारों तरफ सुपर सॉपर्स चलना शुरू हो गए कि वो प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे ही बारिश रुकी है, बारिश रुकने के 5 मिनट के अंदर मैच स्टार्ट हुआ। कभी इतनी जल्दी मैच स्टार्ट नहीं होता, एटलीस्ट आधा घंटा लगता है ग्राउंड क्लियर करने में, चीजें करने में। और यहाँ तक कि शकीब ने जो बात उठाई वो ठीक थी, क्योंकि प्लेयर की इंजरी का सवाल हो जाता है। लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस इतना था कि वो बाय द रोप खड़े हुए थे, वर ऑल इंचिंग टू गेट इन। उसकी वजह ये थी कि बांग्लादेश में 17 रन अहेड। अगर मैच नहीं रुकता या वापस शुरू नहीं होता, उस सूरत में बांग्लादेश जीत जाता और इंडिया फिर क्वेश्चन मार्क में आ जाता है कि उनकी क्वालिफिकेशन, बिकॉज फिर पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाता वापस। मैं यही पूछने लगी थी, जैसे आप लोग ये दोनों बता रहे हैं कि बारिश के फौरन बाद मैच शुरू हो गया था, ऑल्दो इंडिया अपनी इनिंग्स खेल चुका था, बांग्लादेश की इनिंग्स चल रही थी, तो वाज दैट अनफेयर फॉर देम कि क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि थोड़ा टाइम दिया जाता है ग्राउंड को कि वो शायद सोक कर ले ये जो पानी है बारिश का, या इस तरह की इंजरीज से बचा जा सके। तो ये अनफेयर था बांग्लादेश के लिए या ये प्लान था या क्या था इसमें, इस पे जरा कुछ बताइए। यही मैं कह रहा हूँ कि वो इंडियन टीम का इन्फ्लुएंस है। एम्पायर के डिसीजंस भी देखे गए इनके फेवर में जाते हैं। पहले ये बैट्समैन को आउट दे दिया गया था और आउट जब दिया गया, जब चेक किया गया तो देखा वो बम बॉल कैच पकड़ा और वो अपील भी करते थे तो एम्पायर फौरन आउट दे देता है। एम्पायर कॉल को प्रेफर किया जाता है, लेकिन वो खैर जब चेक किया गया तो क्लियरली एक्सपोज हो गया कि इट वाज अ बम बॉल। फिर आज विराट कोहली को एक वाइड बॉल और नो बॉल दी गई, जिसके लिए उन्होंने नो बॉल मांगी, जिसपे शकीब आके उनके गले चिपक गए कि भाई क्यों हमारे साथ ऐसे कर रहे हो। तो वो अगर आपने इनके इंसिडेंट देखा हो तो बहुत फेवरेटिज्म रहता है इंडिया के मैचेस में। इट्स नॉट जस्ट कि ये वन टाइम है, कोई भी आप मैच उठा के देख लें वहाँ ये मामला रहता है। कमिंग टू द गेम, जो शुरू हुआ वही हमने देखा कि इंडियन की मोहतात इनिंग, लेकिन केएल राहुल फॉर द फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में फ्लो में नजर आए। आज केएल राहुल स्कोर्ड 50 ऑफ 32,
जो कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतने फ्लो में नहीं नजर आए। वो एक पुराने केएल राहुल की छलक आई, 4 छक्के 3 चौके लगाए उन्होंने। और जहां जब एक्सलरेट इंडिया ने करना शुरू हुआ, लग रहा था कि ये आज 200 की तरफ जाएंगे, लेकिन इनकी विकेट्स गिरी। यादव भी आए, ही वाज लुकिंग गुड, स्कोर 30 ऑफ 16, बट ही गॉट आउट। पांड्या जल्दी आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश ने थोड़ा इनको पुल बैक किया, लेकिन ये कि आखिरी के ओवर में अश्विन ने भी एक चौका छक्का लगा दिया, और ये वो मैच था जहाँ एक एक रन मैटर करता था। इंडिया 170 175 पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, बट दे गॉट दैट एक्स्ट्रा 10 रन्स। अश्विन का छक्का चौका आखिरी ओवर में, उससे पहले विराट कोहली ने लगातार कुछ बाउंड्रीज लगा दी। तो ये 170-75 पे रोका जा सकता था, बट दे स्कोर 184-185 का टारगेट। बट हैट्स ऑफ टू लिथिन दास, जो इनिंग्स उन्होंने खेली आज। स्कोर्ड 60 ऑफ 27, 27 गेंदों पे 60 रन थे, जिसमें 3 छक्के 7 चौके थे। और उनका जो एस बॉलर शामी है, उनको पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने जिस तरह से मैन हैंडल किया है, और उसी के बाद फौरन बारिश शुरू हो गई। तो अब होता क्या है कि मोमेंटम ब्रेक होता है। वो एक फ्लो में खेल रहे थे, सारी चीजें ठीक थी, इंडिया भी प्रेशर में आ गया था। बारिश हुई, बारिश के ब्रेक के बाद जब चीजें कंटिन्यू हुई, तो अंडर लाइट्स चीजें थोड़ा बारिश में डिफरेंट होती है, आई इन करनी पड़ती है, फिर ग्राउंड स्लिपरी था, और वहीं मोमेंटम ब्रेक हुआ, विकेट्स गिरी। और ब्रेक के बाद बांग्लादेश लॉस्ट 5 विकेट्स इन 5 ओवर्स एंड स्कोर्ड अराउंड 7 रन्स एन ओवर। उनको 5 ओवर में आखिरी 53 रन चाहिए थे, और वहां अगले 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 10 रन स्कोर किए। तो 43 रिमेन्ड ऑफ द लास्ट 3 ओवर्स। वहां भी बांग्लादेश ने फाइट किया। जो थर्ड लास्ट ओवर था, क्योंकि मैच 16 ओवर्स का हो गया, टारगेट 185 से 151 पे आ गया, उन्होंने 12 रन स्कोर किए। फिर अगले ओवर के अंदर उन्होंने 15 रन स्कोर किए, यहाँ तक कि आखिरी ओवर में 15-16 रन चाहिए थे। और वहां भी बात आखिरी बॉल पे गई कि 7 रन रह गए थे आखिरी बॉल पे, कि छक्का लग जाता तो सुपर ओवर पे जाती। 5 रन से जीते। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती। कुछ एम्पायर्स के डिसीजन जो वाइड बॉल नो बॉल के इंडिया के फेवर में गए, फिर मैच जरूरत और वक्त से पहले शुरू कर देना, क्योंकि कट ऑफ टाइम से हर 4 मिनट में 1 ओवर लूज होता है। ये जो इन्होंने 15-20 मिनट अर्ली स्टार्ट किया है, उससे समझ लें 4 या 5 ओवर का एडवांटेज मिला है इंडिया को। क्योंकि यही मैच 10 ओवर का होता तो बांग्लादेश को 3 ओवर के अंदर 20 या 25 रन चाहिए होता विद 8 विकेट्स इन हैंड। वो बिल्कुल उनके फेवर में विकेट्स इन हैंड, उससे तो कोई आउट ही नहीं था। जो उस वक्त आउट नहीं था, हाँ 66 फॉर नन था ना भाई। अच्छा यस 66 फॉर नन था। और बिल्कुल उस वक्त कोई आउट भी नहीं था, विद 10 विकेट्स इन हैंड वो फेवर रहता। लेकिन उनको जो सिचुएशन मिली वो ये थी कि दे रिक्वायर्ड अराउंड 151 थे, तो 54 एंड 34 अराउंड 85 रन्स इन अबाउट 54 बॉल्स। 9 ओवर में 85, विच वाज 9 एन ओवर। ऑल्दो वो भी सिचुएशन बांग्लादेश को सूट करती थी, लेकिन एज आई सेड कि आई इन करनी पड़ती है। तो वो आई इन करने में, सेट होने में, वो जो विकेट्स गिरी, फिर प्रेशर आया, तो एडवांटेज उनको मिला। और वो जो एक उम्मीद जाग गई थी सारे पाकिस्तानियों में कि सब कह रहे कि जी कुदरत का कमाल देखें और सारी चीजें, बट इट कुड हैव बीन डिफरेंट अगर कुछ एम्पायर डिसीजन न्यूट्रल, दे वर नॉट न्यूट्रल। उमर, आपने बड़ी मजे की बात की इंडियन इन्फ्लुएंस की। अगर आप मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन भी देखें ना, जो पीछे बोर्ड लगा होता है ना, उसमें 4 से 5 बड़े स्पॉन्सर जो हैं वो इंडियन के। MRF मिल जाएगा आपको, बायजूस मिल जाएगा आपको, भारत पे मिल जाएगा आपको, और भी 1-2 हैं वो आपको मिल जाएंगे, पेटीएम और ये सारे, पेटीएम मिल जाएगा आपको। तो मतलब सारा पैसा भारत का यहाँ पे लगा हुआ है ICC पे। और ICC पे हमने ये भी इन्फ्लुएंस देखा, जब से IPL आया है ना, तो भारत का इन्फ्लुएंस अपना ICC पे बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब अभी कहाँ पे होता है कि एक जो है लीग है, एक मुल्क की लीग है, उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी अपनी विंडो दे दे, क्या 2.5 महीने तक जो है हम लोग यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि ये फलानी लीग हो रही है। अब इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी कि एक टॉप की नेशन है जो वर्ल्ड कप जीती हुई है, T20 का, वनडे का वर्ल्ड कप जीती हुई है, टेस्ट एस जो है उसके पास रह चुकी है, और हर बड़े टूर्नामेंट में एक अच्छी पोजीशन लेके आती है। नाम है पाकिस्तान, बड़े आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हैं, वो उस लीग का हिस्सा ही नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस 2.5 महीने तक कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि पड़ोस से मैच हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है। असूलन या इंसाफ की बात की जाए तो ये तो ऐसा होने नहीं चाहिए था। लेकिन वही बात है उमर वाली की, इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, पैसा इतना ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है कि ICC जो है वो कठपुतली बना हुआ है बिल्कुल ही, और बोर्ड जो है वो जरा बात ही नहीं करते इसके आगे। तो फिर हमें ये बड़े टूर्नामेंट्स में भी ये चीजें नजर आती हैं। और आप देखेंगे इतनी सपोर्ट के बाद, इतनी चीजों के बावजूद इंडिया ICC इवेंट्स नहीं जीत पाता। दे आर अनेबल टू लिफ्ट द ट्रॉफी। इतने ज्यादा
सपोर्ट के बाद कि 11 खिलाड़ी उनके, 2 एम्पायर उनके साथ, तो 13 खिलाड़ियों के साथ वो मैच खेलते हैं। फिर बैक ऑफ द थिंग्स भी उनको बहुत फेवर मिलता है, क्योंकि डीएलएस एक ऐसा मेथड है जो ओपन पब्लिकली नहीं पता चलता कि वो ग्राफ दिखाएं या शेयर करें या उसकी कैलकुलेशन समझाएं, वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो ये जो 151 का टारगेट था, सिंस दे वर 66 फॉर नो लॉस एंड दे वर 17 रन अहेड, तो उसका एडवांटेज बांग्लादेश को मिलना चाहिए था कि उनको 9 एन ओवर की जगह 8 एन ओवर या 7.5 एन ओवर टारगेट रिमेनिंग देते। हाँ, अगर उनके विकेट्स गिरे हुए होते फिर आप 151 का टारगेट दें। होता क्या है कि जब डीएलएस के ओवर्स डिडक्ट होते हैं तो लेस प्रोडक्टिव ओवर्स खत्म हो जाते हैं। तो इंडिया ने जो ओवर 2 रन 3 रन 4 रन वाले खेले वो रन डिडक्ट हुए, तो उन्होंने कहा 185 इन 20 ओवर्स, कहा 151 इन 16 ओवर्स। तो जो रिक्वायर्ड रेट था वो जो एंड टाइम से वो इनिशियली बढ़ ही गया। तो ये भी एक साइड थी कि वहां भी कहीं ना कहीं फेवर मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम अब बात करेंगे जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के मैच के बारे में। आज उसमें क्या हुआ उस बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ कि नीदरलैंड जैसी टीम ने जिस खूबसूरती से आज चेस किया, पाकिस्तान को सीखना चाहिए। टारगेट वाज 118 और वहां पे अर्ली विकेट मिल गई थी, मायबर्ग आउट हो गए थे, प्रेशर आ गया था और जिम्बाब्वे के बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को हिलने नहीं दिया था और इस टूर्नामेंट में दीगर टीमों को भी उन्होंने बहुत परेशान किया। लग यही रहा था कि नेदरलैंड्स अब तक यही हुआ है कि वो परेशान हुए, 110 120 ऐसे ही खेला है, पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे सेकंड विकेट पे जो स्टैंड हुआ है, 77 रन की पार्टनरशिप, टॉम कूपर जिनका मैं कल ही जिक्र कर रहा था कि उनकी मेन बैट्समैन है, पूरा टूर्नामेंट नहीं चले, आज चल गए, 32 रन उन्होंने स्कोर किए। और फिर मैक्स ओडाउड जिनका मैं कह रहा था कि वो अर्ली ऑन जरा पावर हाउस का रोल करते हैं कि वो बाउंड्रीज लेके अगली टीम को प्रेशराइज करते हैं। 52 और 47 डिलीवरीज, 8 चौके 1 छक्का। तो जब ये 77 रन का स्टैंड हुआ, गेम वहीं बराबर कर चुकी थी नीदरलैंड्स के, वहाँ पे उनको सिर्फ कोई 26 रन चाहिए थे 6 ओवर में। वहाँ से फिर चले, जिम्बाब्वे ने फाइट की, कुछ विकेट्स लेने की कोशिश की, बट फिर वो एक उनका ओवर जोंगवे ने शायद किया था, क्योंकि नाम और शक्लें सारी एक जैसी हैं इनकी, तो उन्होंने ओवर किया, उसमें नो बॉल भी कराई, उसमें 2 वाइडें भी कराई, उसमें 2 चौके भी दिए। तो 17 रन वहाँ पे जब आए तो वही बॉडी लैंग्वेज गिर गई। वहीं अगर उस ओवर में बाउंड्रीज की जगह 1 विकेट और आ जाती, रन बॉल पे मामला आ जाता, तो यहाँ भी चीज इंटरेस्टिंग हो सकती थी। बट क्रेडिट टू नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे आर नाउ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, लेकिन वो अपने जाते जाते इंडिया को साथ ले जा सकते हैं अभी भी, क्योंकि जिम्बाब्वे का एक इंडिया से मैच बाकी है जिसमें तमाम पाकिस्तान की भी उम्मीद होगी कि अगर समहाउ जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देता है तो देन पाकिस्तान इज बैक इन द गेम। अदरवाइज ये है कि नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच है, वो अगर रेन इफेक्टेड हो जाए या नीदरलैंड्स अपसेट कर दे तो उस सूरत में पाकिस्तान कैन स्टिल कम, वरना आज इंडिया के जीतने के साथ पाकिस्तान की उम्मीद समझ लें मजीद फेड अवे हो गई। अच्छा, जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच में आप क्या रेट करेंगे? जिम्बाब्वे के पास कितने चांसेस हैं मैच जीतने के? चांसेस तो बहुत कम है, मतलब आई वोंट इवन से 5%, उससे भी लेस है, बट इट्स क्रिकेट। इवन अगेंस्ट पाकिस्तान नो वन रेटेड कि जिम्बाब्वे ऐसे अपसेट कर जाएगा, बट हुआ। बट इंडिया इज अ बिट मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट यू नेवर नो, अभी कुछ भी हो सकता है, एकदम से बारिश हो सकती है, एकदम से कुछ भी, इस तरह आज हुआ। तो बांग्लादेश एंड एवरीवन स्टार्टेड बिलीविंग कि इंडिया का काम उतर गया, लेकिन जबरदस्ती मैच स्टार्ट करवा के रिजल्ट ले आए। बट जिम्बाब्वे की देखें ना, मैं आपसे कल भी बात कर रहा था, उनकी पूरी बैटिंग रिलाय करिए सिकंदर रजा पे। सिकंदर ने आज 40 रन किए हैं 24 बॉलों में, और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि नीदरलैंड का कोई चांस है, बिकॉज वो जिस ईज से छक्के लगा रहे थे, आज 4 उन्होंने कोई 3 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए 24 बॉलों में। और जब वो बैटिंग करने आए थे तो जिम्बाब्वे वो डाउन एंड आउट, कोई 3 आउट उनके अर्ली हो गए थे पावर प्ले में, और फिर उनकी शॉन विलियम्स की थोड़ी सी पार्टनरशिप, फिर शॉन विलियम्स अनलकी आउट हुए, फिर शुभमा आउट हो गए, फिर सिकंदर रजा के आउट होने के बाद दे एडेड ओनली 25 रन इन लास्ट 6 ओवर्स। तो आखिरी के 6 ओवर में 25 रन इन्होंने किए। ये 6 ओवर में 40 रन भी होते, ये साइकोलॉजिकल 130 बैरियर क्रॉस होता, उसके बावजूद नीदरलैंड ने जाके मैच 18 ओवर में खत्म किया। और प्लस जो एक और प्रॉब्लम हुई कि आज पूरे दिन में मैच में सिर्फ नीदरलैंड्स की बारी में शुरू में स्विंग हुआ,
और उसके बाद स्विंग हुआ ही नहीं, ना जिम्बाब्वे का स्विंग हुआ, ना बांग्लादेश का स्विंग हुआ, ना इंडिया का स्विंग हुआ। पहली इनिंग जो डे की थी नेदरलैंड्स की बॉलिंग की, वहां सिर्फ बॉल में मूवमेंट दिखी एडिलेड में, उसके बाद सब फ्लैट हो गया। तो एकदम से वो इतना जबरदस्त बैटिंग ट्रैक बन गया जिसका एडवांटेज फिर नेदरलैंड्स ने भी लिया, फिर इंडिया को भी हमने मारते हुए देखा, और फिर लिटन दास ने आके जो इनिंग खेली, तो दैट शो कि कितना ट्रू बैटिंग विकेट था। सो आई डोंट सी एनी चांसेस अनटिल अनलेस सम मिरेकल हैपेंस। तो हम ना समझें, ना ही समझे। अच्छा, ये जो आज का जो मैच हुआ है ना, इसमें बहुत बड़ा किरदार ग्राउंड का था। एडिलेड ओवल, ये अंडे की शक्ल का शेप का जो है ग्राउंड है। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं कि चलें पहले बात कर लेते हैं जरा नेदरलैंड्स की जो है बॉलिंग की। हम हमेशा से ये कह रहे हैं, शुरू से जब से प्रोग्राम शुरू किया, कि नेदरलैंड्स की बॉलिंग बहुत क्लास बॉलिंग है। पंगा उनकी बैटिंग में आ रहा था। आज भी उनका नया बॉलर खेला था ग्लोवर, और उसके एक्शन देख के आपको डेल स्टेन की याद आ जाए। बस जब ड्रॉप कर रहा था तो ज़्यादा खुल रहा था, और डेल स्टेन से ज़्यादा खुलता नहीं है ड्रॉप करते हुए। तो बाकी एक्शन जो है पूरा उसका वही था, और जो है इसी आउट स्विंग करना और एकदम से फिर इन स्विंग करके विकेट लेना, तो मतलब अच्छा फंसा के रखा उसने ग्लोवर ने। अच्छा, फिर दूसरी दाद देनी पड़ेगी डेलिडे की, जिसका जख्मी किया था हारिस रऊफ। हम ये बात कर रहे हो खेलेंगे नहीं, वो खेल रहे थे, खेले हैं भाई, वो टेप लगा के खेले। और बड़े इंटरेस्टिंग बात चली कि उनके दादा जो है न्यूजीलैंड की तरफ से खेले, और आखिरी विकेट ली थी उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से, जो न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट विक्ट्री थी आफ्टर 25 ईयर्स। तो ये मज़े की बात है। और दूसरे इस ग्राउंड के बारे में बता दूं मैं आपको कि सिकंदर रजा ने एक छक्का मारा डीप स्क्वायर लेग पे 54 मीटर का। सिकंदर रजा जिस गेंद पे आउट हुआ काओ कॉर्नर पे, वो 84 मीटर से कैच पकड़ा है, और कैच भी बहुत अच्छा डाइविंग कैच पकड़ा। एक बाउंड्री जो है वो अराउंड 54 मीटर की है, और एक बाउंड्री जो है उससे थोड़ा सा आगे चले जाओ तो अराउंड 88-90 मीटर की है। तो इस डायमेंशन ने जो है ना बड़ा कंफ्यूज करके रखा बैट्समैन को। जिन बैट्समैन ने समझ ली ट्रिक कि हमने किस तरफ से खेलना है, किस तरह से पिच का क्रीज करके उधर ही मारना है, वो कामयाब हो गए। जो नहीं समझ सके फिर वो बाउंड्रियों पे कैच आउट हो गए। बिल्कुल सही। अब हम बात करेंगे कल के मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। तो अब बताइए जी, कल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार मैच होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। इस मैच की क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, सिचुएशन तो ये है कि पाकिस्तान अपना रोल पूरा करे, एंड दैट इज विन द गेम एंड फिनिश ऑन अ हाई। रन रेट इस वक्त साउथ अफ्रीका का +2.77 है। पाकिस्तान का रन रेट इस वक्त इंडिया से बेहतर है। पाकिस्तान का रन रेट इस वक्त 0.76 है, डिस्पाइट कि उन्होंने नेदरलैंड के अगेंस्ट 14 ओवर में जाके चेस किया 90 ऑट का स्कोर। वो अगर इस वक्त पाकिस्तान अच्छा कर जाता तो अभी साउथ अफ्रीका से भी बेहतर रन रेट होता। खैर, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराता है तो पाकिस्तान विल कम ऑन 4 पॉइंट्स विद 1 गेम टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। जबकि साउथ अफ्रीका का रन रेट फिर नीचे भी आएगा नेचुरली पाकिस्तान से हार के, और उनका फिर एक मैच बचेगा नेदरलैंड से, जो अगर वॉश आउट हो जाता है या नेदरलैंड जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका 5 पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड पाकिस्तान विल क्वालिफाई। ड्रॉ की सूरत में, वॉश आउट की सूरत में दे विल एंड अप एट 6, और उस वक्त फिर रन रेट पे बात आएगी। तो पाकिस्तान ने एटलीस्ट पहले मैच जीतना है। बट यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन से ज्यादा ये बात करूंगा कि पाकिस्तान हैज अ बिग पॉइंट टू प्रूव। जो ये वर्ल्ड कप उनका अनलकी रहा है कि पहले इंडिया के अगेंस्ट एक जीता हुआ मैच आप हारे, वहां आपने 2 पॉइंट लूज किए, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इतना मेजर अपसेट हुआ, आपसे 130 चेस नहीं हुआ है, वहां आपने 2 पॉइंट लूज किए। तो पाकिस्तान के तो इस वक्त 6 पॉइंट ऑलरेडी होने चाहिए था। और फिर ऐसी सिचुएशन में उनको एक बहुत हाई स्टेटमेंट शो करनी है। द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान
पोजेस कर सकता है वो इन्होंने इस टूर्नामेंट में खेली नहीं। सो ऑल दे हैव टू डू इज एक बड़ा चैलेंज उनके सामने कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों इस टूर्नामेंट में क्लिक करें और कल पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक प्रूफ करना है कि पाकिस्तान किस कैलिबर की टीम है। अब तक दे वर जस्ट मीडियोकर टीम जो हमें फील हुई जिस तरह से वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खास तौर पे खेले। सो आई थिंक दे हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट। फ़खर जमान आ गए टीम में, दैट इज़ गुड। आई डोंट थिंक कि ये बाबर रिजवान की जोड़ी कल भी टूटती नज़र आ रही है। वो ओपन ही करेंगे, 3 पे फ़खर खेलेंगे, बट द इंटेंट शुड बी देयर। अगर इफ पाकिस्तान इज बैटिंग फर्स्ट, ये 140-50 की मेंटालिटी से निकलें, पावर प्ले में 30-35 से निकलें, 10 ओवर में यू टारगेट एटलीस्ट 80-85 रन्स एंड देन इन लास्ट 10 ओवर्स यू गो फॉर द किल। तो पाकिस्तान वही कहता है कि जी हम अपने 140-50 कर लें, बॉलर मैच जिता देंगे। लेकिन आज साउथ अफ्रीका के आपको कल फास्ट बॉलर सामने आएंगे और फिर आपकी बॉलिंग तो इस टूर्नामेंट में अच्छी रही है। साउथ अफ्रीका 5 बैट्समैन के साथ खेलता है, लेकिन उनके 5 बैट्समैन इतनी जिम्मेदारी से खेलते हैं कि अगर वो 2-3 आउट हो भी जाएं, उनका 5th या 6th नंबर का बैट्समैन एंड तक इनिंग लेके जाता है। तो इफ समहाउ पाकिस्तान गेट्स 4-5 विकेट्स अर्ली, ये साउथ अफ्रीका जो हर मैच में 170-80 कर रहे हैं और इतना मार रहे हैं, आप इनको 120 में पकड़ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है, लेकिन यही है कि यू हैव टू गो फॉर द किल। जो माइंडसेट और मेंटालिटी है कल पाकिस्तान की अल्ट्रा एग्रेसिव हो, भूल जाएं कि हम टूर्नामेंट में आगे जाएंगे, भूल जाएं कि कुछ है। मैच इतना तगड़ा खेलें कि आवाम को और लोगों को वर्ल्ड कप में कुछ और याद रहे ना याद रहे, कल का ये गेम याद रह जाए। ऐसा ही है। देखें, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर टीम कंपैरिजन करें हम, तो ये 2 वो टीमें हैं जिनके पास सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलिंग अटैक इन दोनों टीमों के पास है। मार हम कहाँ खा गए? हम बैटिंग में मार खा गए। अच्छा, दूसरी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि फ़खर जमान साहब अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए, वो नहीं खेल रहे कल का मैच। आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो डेवलपमेंट देखी कि मोहम्मद हारिस साहब वो बाबर आजम के साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मतलब जो बात की जा रही है, साफ़ी जो बात कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कल बाबर आजम के साथ मोहम्मद हारिस ओपनिंग पे आए। हारिस की बात करूं तो हारिस जो है वो डोमेस्टिक का प्रोडक्ट नहीं है, बेसिकली हमारे PSL का प्रोडक्ट है। हारिस ज़्यादातर PSL के मैचेस खेला है और यहीं से पिक हुआ है। जितने चांसेस दिए हैं वही मेजोरिटी वाली है इसमें, लेकिन एक बेहतर चीज़ ये है कि दलेर प्लेयर है। जितना हमने इसको देखा है, ये शॉट इसके पास अच्छी हैं, वैरायटी ऑफ शॉट्स जो है, मतलब जो पाकिस्तानी ट्राई नहीं करते, इम्प्रोवाइज़ नहीं करते, वो ये करता है, क्रीज का इस्तेमाल करता है, बट बल्ला नहीं चल पा रहा अभी तक, इंटरनेशनल उसका नहीं चला। अब कल इतने हाई इंटेंसिटी वाले मैच में उसको साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक के सामने अगर आप हारिस को छोड़ रहे हैं, तो यू नेवर नो, मे बी यहाँ से इसका करियर बन जाए, और ये भी हो सकता है कि फिर यहाँ से इसका करियर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी को चांस देने पे आए तो 10-20 मैच खिला देते हैं, ना देने पे आए तो इसी तरह किसी शेर के सामने बकरी को भेज के उसका करियर ख़त्म करवा देते हैं। तो ये यंगस्टर के साथ ज़्यादती होती है बेसिकली। देखें, अगर चल गया ना, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, अरे कोई नहीं, इस चीज़ को नहीं देखेगा। इतना मुश्किल मैच है, इस पे अगर आपने उसको फेंक दिया है, या तो अगर आपने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया हो, भाई तू है हमारे, तो हमारे 2 साल के प्लान में है, 2 साल तक तो टीम के साथ रहेगा, तुझे खेलेगा भी, तो फिर तो समझ में आता है। वरना बली का बकरा ऐसे मैच में बना देना, तो ये थोड़ा सी ऑफ सीन है। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा खिलाड़ी को मैच्योर करो, थोड़ा सा उनको पकाओ अपने डोमेस्टिक में, तो प्रेशर जो सिचुएशन है वो देख सकें। आपकी पाकिस्तान शाहीन की टीम है, पाकिस्तान एक टीम के टूर्स होते हैं, अब वो टूर्स कराओ, दुनिया घूमें, देखें, वहाँ के माहौल देखें, वहाँ के पिचेस देखें, ताकि जब वो पाकिस्तानी टीम में है तो कोई सीखने के लिए ना है। देखें, ये कोचिंग स्टाफ, ये दीगर स्टाफ जो होता है ना, ये आपको माँ के पेट से सिखाने वाला स्टाफ नहीं होता है। ये आपकी, चलो खेलते हुए अगर हल्की बुरी कहीं फंस रहे हो, आप फिट मूवमेंट ठीक नहीं हो रही, आपकी फुट मूवमेंट्स, या फिर आपका स्टांस में थोड़ा सा मसला हो रहा है, पोजीशन थोड़ा पंगा हो रहा है, ये नजिस को ठीक करने के लिए होते हैं। ये आपको जीरो से सिखाने के लिए नहीं होते। ये कोई अकेडमी नहीं है, अकेडमी नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में, अगर आपने खिलाड़ी को सिखाना है तो वहाँ जाओ। हमारा मसला है ना, चाहे हम किसी भी पाकिस्तान के अदारे में देख लें, कुछ भी देख लें, हम नौनिहालों को सिर्फ पर्ची के बेस पे बड़े बड़े ओहदों पर बिठा देते हैं, वो एफ कर देते हैं वहाँ पे जाके, फिर हम कहते चलो यार खैर अदारे का सत्यानाश हुआ, पर तजर्बा तो आ गया ना। तो पाकिस्तान पूरी ही तजर्बा गाय है। ठीक इसी तरह जो पाकिस्तान की टीम है, तो ये भी तजर्बा गाय। यहाँ हम कच्चे मुच्चे लेके आते हैं, कभी अवेजिया को लेके आ जाते हैं, कभी वो जो था खड़े खड़े वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की तरह जो खेलता था यार, मुख्तार अहमद को हम लेके आ जाते हैं, एक एक 2-2 परफॉर्मेंस पे लेके आ जाते हैं, फिर उनको पता भी नहीं होता, लोगों को नाम भी याद नहीं होगा। अब लोग सर्च करेंगे मुख्तार अहमद था कौन, बड़ी तगड़ी इनिंग्स 1-2 खेली उसने,
लाहौर के पिचेस में, फिर एक्सपोज हो गया कि भाई फिट मूवमेंट ही नहीं है उसकी, वो जिसकी फुट मूवमेंट नहीं है तो वो अच्छा बैट्समैन तो हो ही नहीं सकता। या तो फिर आप हो सहवाग की तरह आपका कोई टैलेंट हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का, जो वंस इन कहते हैं ब्लू मून वाला सीन होता है कि जो जिस तरह चंद्रपाल हो गया, फवाद आलम हो गया, ये वियर्ड स्टांस भी चल जाते हैं, लेकिन हर बैट्समैन नहीं चल सकता। क्रिकेट आपको प्रॉपरली खेलनी पड़ती है। सहवाग इन्होंने नाम लिया तो वाहिद बैट्समैन जो विदाउट फीट मूवमेंट, पैर नहीं चलते थे उनके, 2 ट्रिपल सेंचुरी, 5 डबल सेंचुरीज या 6 डबल सेंचुरीज थी शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और वो कोई 20-25 हज़ार इंटरनेशनल रन्स उनके विदाउट फीट मूवमेंट, प्योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। उनका 12-15 साल का जो करियर था वो कर गए, तो वो वन ऑफ इट्स काइंड थे कि बगैर फीट मूवमेंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ऐसे ऑन कर जाना। लेकिन ये जो बात बता रहे हैं, अगर तो ऐसा है तो दिस वुड बी अ वेरी बैड डिसीजन कि एक तो आप एक यंगस्टर को ऐसे मैच में फेंक रहे हैं। हाँ, पे ऑफ हो गया तो वाह भी होगी, लेकिन जो जोड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा जो जोड़ी तोड़ने पे सब लोग काफी टाइम से एडमेंट हैं। आप तो साउथ अफ्रीका के मैच में भी अगर ब्रेक कर रहे हैं तो आप हारिस को एज एन ऑप्शन लें जो थ्रू आउट खेला ही नहीं है। हाँ, या तो आप साउथ अफ्रीका से भी हार चुके होते, एक डेड रबर मैच होता आखिरी बांग्लादेश वाला, वहां अगर आप ये चांस लें तो फिर भी समझ में आती है। अब ये हुआ नहीं है, आई डोंट नो ये हो या ना हो, लेकिन अगर ऐसा सोच भी रहे तो दिस वुड बी अ बिग रिस्क। आपके पास शान बैठे हुए, ही इज अ जेन्युइन ओपनर, आप उनको उनके साथ जा सकते हैं। और अगर ये करना ही है तो हैदर अली इज अ बेटर ऑप्शन देन हारिस ओपन करवाने के लिए, एंड बेटर ओपनर। सारी जिंदगी वो ओपनर के तौर पे खेला है वो। आपने उसको जो है पहले पीएसएल में उसको सत्यानाश मारा, उसको एज अ फिनिशर लाके उसका स्टांस ही खत्म कर दिया। वो लपाड़ा नहीं है, बना दिया वो गया। पिंच हिटर नहीं है। हैदर अली खिलाड़ी था, एक अच्छा स्ट्रोक प्लेयर था वो, लेकिन मजबूरी है इस टीम में आना है तो आपने फिर लपाड़ा। क्योंकि हमारी मसला है ना कौम का, हमें शाहिद अफरीदी पसंद आते हैं, हमें यूनुस खान पसंद नहीं आते, हमें मोहम्मद यूसुफ पसंद नहीं आते। शाहिद अफरीदी की बहुत सारी खिदमत है, वो बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक छक्का मार के आउट हो रहे हो ना तो आप कौम को पसंद हो। आप सेंचुरी मार रहे हो, मैच जिता रहे हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौम को। ये जहांगीर ने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो आइडलाइज करते हैं शाहिद अफरीदी को, बहुत से लोग देखते हुए बड़े हुए और उनके जैसा बनना चाहते हैं, और क्यों ना बनते हैं। उनकी खिदमत ऐसी थी, वो वाज अ स्टार, और कितने मैचेस जिताए और किस तरह से जिताए इसमें कोई शक नहीं। बट ये जो यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, ये वो प्लेयर्स थे जो मैच बनाते थे, बिल्ड करते थे, लाला आके फिनिश करते थे। तो लाला एक थे, शाहिद अफरीदी एक थे, और वो अब चले गए। लेकिन जो आज का बच्चा उनको देख के उनके जैसा बनना चाहता है, वो वन ऑफ इट्स काइंड है। जैसे हमने सहवाग का जिक्र किया, वैसे शाहिद अफरीदी ये वन ऑफ इट्स काइंड है। तो इससे हमारी जो मेंटालिटी और जनरेशंस है ना, वो बड़ी खराब हुई हैं। आज आप देख लें कि आपके पास बच्चे के पास जो आ रहा है टीम में, उसके पास टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो बड़ी क्रिकेट खेल सके। टेस्ट क्रिकेट दूर की बात, आप 50 ओवर में 50 ओवर पूरे नहीं खेल रहे, आप 15 ओवर 10 ओवर विकेट पे स्टे नहीं कर सकते, रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी चेंज हो रही है कि जी हम आए और आके बाउंड्रियां मारे और आउट हो जाए। क्रिकेट ये नहीं है। क्रिकेट एक्चुअली सिंगल का नाम है। जावेद मियां साहब कहते हैं ना, सिंगल डबल सिंगल डबल, वो सिंगल डबल की गेम है कि रन ले लें रन, तो आप रन लें और रन लेके स्ट्राइक रोटेट करें। अब स्ट्राइक रोटेशन की पॉलिसी खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट खेलने से ज्यादा स्टारडम के पीछे लोग ज्यादा जा रहे हैं, उसकी ऐसा ही वजह है। से ये देखें, इशू आ क्रिकेट रहा में है। स्टारडम जो आया ना, सही वाला बूम चढ़ा, वो 90s के गेम्स के बाद आया। अब सीन ये हुआ कि 90s में हमने पकड़ लिया शाहिद अफरीदी साहब को, लेट 90s में, और इंडिया ने पकड़ लिया तेंदुलकर को बैट्समैन में। बॉलर में हमने पकड़ लिया वसीम अख्तर को, ठीक है, और इंडिया के पास बॉलर की इतनी कोई बड़ी वो थी नहीं, जवागल सरीना थे, प्रसाद वाले थे। अब ये देखें, हमारी जितनी भी उसके बाद जो आई है ना बॉलर जो हैं, वो वसीम अख्तर को फॉलो करने वाले हैं। आपको पेस यार शोएब अख्तर मिल जाएगा, महमूद मिल जाएगा, इन स्विंग करने वाला मिल जाएगा आपको, शबीर अहमद मिल जाएगा, मोहम्मद शमी मिल जाएगा आपको। ठीक इसी तरह फिर जो है इंडिया में जिसने फॉलो किया था तेंदुलकर को, वहाँ आपको युवराज सिंह, धोनी, विराट कोहली, सहवाग, ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब वो लेगेसी है। अच्छा, बॉलिंग में उन्होंने जवागल सरीना तो प्रसाद को पकड़ा, तो उनके पास वैसे ही मीठे मीठे से लिटरली मीठे मीठे से बॉलर्स आए, जिन्होंने मीठा बॉलर ही कहा जाता है, मतलब लेमन लैंग्वेज में। बैट्समैन में हमारे आइडियल शाहिद अफरीदी साहब थे, फिर ऐसी टेम्परामेंट वाले लोग आए हमारे पास, कभी उमर अकमल आ रहा है, कभी अहमद शहजाद आ रहा है। यार वन ऑफ अ काइंड है लाला। देखो, आप उसको सिर्फ देख सकते हो, एडमायर कर सकते हो, उससे बनने की कोशिश ना करो, फायदा नहीं है, नुकसान है। तो लाला वन ऑफ अ काइंड है। देखिए, आप लाला बनने के चक्कर में ना कशमाला भी नहीं बनेंगे। तो बेहतर ये है कि अपने जो है
जो क्या कहते हैं फिगर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं वो बेहतर करें। किस तरह क्रिकेट खेलना है, किस ब्रांड के क्रिकेट खेलना है आपने, वो चीज देखें। छक्के मार देना जो है वो बहुत बड़ा आर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरी जान हर बंदा आंख बंद करके छक्का नहीं मार सकता, ठीक है, फिर नुकसान होता है। फिर हम देखते हैं अहमद शहजाद, उमर अकमल, कितने बड़े बड़े प्लेयर आए जिनमें वो काबिलियत थी कि आगे जाते, जो अपने क्रिकेट अच्छा करते हैं ना, सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो देते, उस स्टारडम की तरफ ना भागते, मतलब कि जिस तरफ शायद का स्टारडम हमारा भी वैसा हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। फिर आप ओछी हरकतें करते हैं, फिर आप जो है उससे भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि हमने किसको अपना स्टार बनाना है, किसको फॉलो करना है और किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल ठीक। कल के मैच में कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा और कल के मैच में होता क्या है ये तो हमें कल ही पता चलेगा। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। खुदा हाफिज।